साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के 1940 के दशक के आरंभ में दिल्ली शिफ्ट करने के बाद से लेकर उनके 1956 में निधन तक उनके साथ 3-4 लोग उनकी छाया की तरह रहे। वे उनके भाषणों को नोट करते रहते या फिर उनकी लाइब्रेरी को देखते। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के बाद ये सब बाबा साहब के विचारों को फैलाते रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। दोनों में हिंदू कोड बिल पर गहरे मतभेद उभर आए थे। बाबा साहब ने अपने इस्तीफे की जानकारी संसद में दिए अपने भाषण में दी। वे दिन में 3-4 बजे अपने सरकारी आवास वापस आए। वे इस्तीफा के अगले ही दिन अपने 22 पृथ्वीराज रोड के आवास को छोड़कर 26 अलीपुर रोड में शिफ्ट हो गए। कैबिनेट से बाहर होने के बाद बाबा साहब का सारा वक्त अध्ययन और लेखन में गुजरने लगा। उन्होंने 26 अलीपुर रोड में रहते हुए ही द बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम से अपनी अंतिम पुस्तक लिखी। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भगवान बुद्ध के विचारों की व्याख्या की है। इसका हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और जापानी सहित कई और भाषाओं में अनुवाद किया गया है। बाबा साहब की 26 अलीपुर रोड में ही दिसंबर 1956 में मृत्यु हो गई। दरअसल 1951 से लेकर उनके जीवन के अंतिम समय तक उनके करीबी सहयोगियों, शिष्यों में 3-4 लोग ही रहे। उन सबकी बाबा साहब के प्रति उनके विचारों को लेकर आस्था अटूट थी। भगवान दास भी उनमें से एक थे। बाबा साहब के विचारों को आमजन के बीच में ले जाने में भगवान दास का योगदान अतुलनीय रहा। वे बाबा साहब से उनके 26 अलीपुर रोड स्थित आवास में मिला करते थे। शिमला में 1927 में जन्मे भगवान दास एक बार बाबा साहब से मिलने दिल्ली आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। उन्होंने बाबा साहब की रचनाओं और भाषणों का संपादन किया और उन पर पुस्तकें लिखी। उनका 10 स्पोक्स अम्बेडकर शीर्षक 4 खंडों में प्रकाशित ग्रंथ देश और विदेश में अकेला दस्तावेज है, जिनके जरिए बाबा साहब के विचार सामान्य लोगों और विद्वानों तक पहुंचे। उन्हें दलितों की एकता में रुचि थी और उन्होंने बहुत सी जातियों, मसलन धानुक, खटिक, वाल्मीकि, हेला, कोली आदि को अम्बेडकरवादी आंदोलन में लेने के प्रयास किए। जमीनी स्तर पर काम करते हुए भी उन्होंने दलितों के विभिन्न मुद्दों पर लिखे लेख को जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। भगवान दास ने सफाई कर्मचारियों पर 4 पुस्तकें और धोबियों पर एक छोटी पुस्तक लिखी। उनकी बहुचर्चित पुस्तक मैं भंगी हूँ अनेक भारतीय भाषाओं में अनुदित हो चुकी है और वह दलित जातियों के इतिहास का दस्तावेज है। साथियों, भगवान दास जी दबे कुचले लोगों के हितों के प्रति जीवन भर समर्पित रहे। उन्होंने कुल 23 पुस्तकें लिखी। भगवान दास ने भारत में दलितों के प्रति छुआछूत और भेदभाव के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का ऐतिहासिक काम किया। भगवान दास का 83 साल की उम्र में 2010 में निधन हो गया। बाबा साहब की निजी लाइब्रेरी में हजारों किताबें थी। उन्हें अपनी लाइब्रेरी बहुत प्रिय थी। उस लाइब्रेरी को देखते थे देवी दयाल। वे बाबा साहब से 1943 में जुड़े। बाबा साहब जहाँ कुछ भी बोलते तो देवी दयाल उसे प्रवचन मानकर नोट कर लिया करते थे। कहना खट्टी ने कि उन्हें यह प्रेरणा कहाँ से मिली। वे बाबा साहब के पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों और बयानों आदि के कतरनों को भी रख लेते थे। बाबा साहब के सानिध्य का लाभ देवी दयाल को यह हुआ कि वे भी खूब पढ़ने लगे। वे बाबा साहब के बेहद प्रिय सहयोगी बन गए। उन्होंने आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर की दिनचर्या नाम से एक महत्वपूर्ण किताब भी लिखी। उसमें अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मसलन 30 जनवरी 1948 को बापू की हत्या के बाद बाबा साहब की क्या प्रतिक्रिया थी। बापू की हत्या का समाज सुनकर बाबा साहब स्तब्ध हो जाते हैं। वे 5-1 मिनट तक सामान्य नहीं हो पाते। फिर कुछ संभलते हुए बाबा साहब कहते हैं कि बापू का इतना हिंसक अंत नहीं होना चाहिए था। देवी दयाल को इस किताब को लिखने में उनकी पत्नी उर्मिला जी ने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि पति की सेहत खराब होने के बाद वह ही पुरानी डायरी के पन्नों को सफाई से लिखती थी। देवी दयाल का 1987 में निधन हो गया। नानक चंद रत्तू भी बाबा साहब के साथ की छाया की तरह रहा करते थे। बाबा साहब 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में दिल्ली आ गए थे। उन्होंने 22 पृथ्वीराज रोड पर सरकारी आवास मिला। बस तभी लगभग 20 साल के रत्तू उनके साथ जुड़ गए।
वे टाइपिंग भी जानते थे। रत्तू को बाबा साहेब के समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्यों और संघर्षों की जानकारी थी। बाबा साहेब ने उत्साही और ऊर्जा से लबरेज रत्तू को अपने पास रख लिया। उस दौर में बड़े नेताओं और आम जनता के बीच दूरियां नहीं हुआ करती थी। रत्तू पंजाब के होशियारपुर से थे। उसके बाद तो वे बाबा साहेब की छाया की तरह रहे। बाबा साहेब जो भी मैटर उन्हें डिटेक्ट करते वो उसकी एक कार्बन कॉपी अवश्य रख लेते। वे नौकरी करने के साथ पढ़ भी रहे थे। बाबा साहेब ने 1951 में नेहरू जी की कैबिनेट को छोड़ तब बाबा साहब ने रत्तू जी को अपने पास बुलाकर कहा कि वे चाहते हैं कि सरकारी आवास अगले दिन तक खाली कर दिया जाए। यह अभूतपूर्व स्थिति थी। रत्तू नए घर की तलाश में जुट गए। संयोग से बाबा साहब के एक मित्र ने उन्हें 26 अलीपुर रोड के अपने घर में शिफ्ट होने का प्रस्ताव रख दिया। बाबा साहब ने हामी भर दी। रत्तू जी ने अगले ही दिन बाबा साहब को नए घर में शिफ्ट करवा दिया। मतलब उनमें प्रबंधन के गुण थे। बाबा साहब की 1956 में सेहत बिगड़ने लगी। रत्तू जी उनकी दिन रात सेवा करते रहते। वे तब दिन रात उनके साथ रहते। बाबा साहब के निधन के बाद रत्तू जी सारे देश में जाने लगे बाबा साहब के विचारों को पहुंचाने के लिए। अपनी सन 2002 में मृत्यु से पहले उन्होंने बाबा साहब के जीवन के अंतिम वर्षों पर एक किताब भी लिखी। बाबा साहब के इन सभी सहयोगियों को भी याद किया जाना चाहिए। ये सब उनके साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े गए थे। अब कहाँ मिलेंगे इस तरह के फरिश्ते। इन ऐसे फरिश्तों को शत शत नमन।